हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम एक आईटी प्रोडक्ट कंपनी एनालाइज करने वाले हैं। रिसेंटली आईटी स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे क्योंकि मार्केट को ऐसा लगता है कि एआई विल डिसरप्ट ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज, जिसकी वजह से आईटी कंपनीज के स्टॉक्स की बहुत खतरनाक पिटाई हुई है। हाउएवर, मुझे ऐसा लगता है कि पेसिमिज्म इन आईटी स्टॉक्स बहुत ज्यादा हो गया और जब किसी भी सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा पेसिमिज्म हो जाता है, इट्स टाइम टू रीड दैट सेक्टर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो कंपनीज जो एआई को एक्चुअल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करेंगी, उन कंपनीज का फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। ये एक एप्रोप्रिएट टाइम हो सकता है इस तरीके की कंपनीज को पढ़ने का और ऐसे बिजनेसेस को खरीदने का। आज मैं एक ऐसा ही बिजनेस आप लोगों के लिए लेके आया हूं जिस बिजनेस का नाम है इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना। बहुत मक्खन बिजनेस है। Promoter of this company aspire to be a Palantir of India. I am very excited about this company. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो मेरी बात सुन के प्लीज किसी भी स्टॉक को ना खरीदिएगा और ना बेचिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैं इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना का बिजनेस बहुत सिंप्लीफाई करके समझाऊंगा। देखिए, इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना केटर करता है बैंक्स को। बैंक्स इनके प्राइमरी क्लाइंट्स हैं और सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि बैंक्स को सॉफ्टवेयर अपडेट में क्या समस्या आती है। देखिए, बैंक ना एक क्रिटिकल इंस्टीट्यूट है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते एक दिन भी बंद होना। ठीक है, तो जो बैंक्स के कस्टमर्स है ना, उनको रेगुलरली कंसिस्टेंटली बैंकिंग सर्विसेज चाहिए और बैंक का प्राइमरी मोटिव यही होता है कि वो अपने कस्टमर्स को बेटर से बेटर सर्विसेज दे सके इन कंपैरिजन टू देयर पीयर्स, और उनके जो क्रिटिकल डेटा है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। समझे? अब समस्या बैंक्स के साथ ये है कि इनके जो ट्रेडिशनल कोर सॉफ्टवेयर है ना, वो बहुत पुराने सॉफ्टवेयर है। मे बी 1990s में या 1980s में मेन फ्रेम के ऊपर इनका कोर बिजनेस बना था। उस समय जो सॉफ्टवेयर डिजाइन हुए थे ना, वो उस समय के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हुए थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड जैसे जैसे चेंज हो रहा है, वैसे वैसे बैंकिंग भी चेंज हो रही है। एचडीएफसी की जो इंटरनेट बैंकिंग है, वो आज से 10 साल पहले क्या हुआ करती थी? वो सिर्फ इतना हुआ करती थी कि मैं अपनी अकाउंट स्टेटमेंट देख लूं। लेकिन आज के दिन में एचडीएफसी की मोबाइल ऐप को अगर आप खोल के देखेंगे तो उसमें इतने फीचर्स हैं कि नया कस्टमर तो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। यानी सभी बैंक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कोशिश कर रहे हैं कि अपने कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज दे सकें, और अगर उन्हें अपने कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा सर्विस देनी है तो उनको जो अपना एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है उसे बहुत रैपिडली चेंज करना पड़ेगा। यहां पर एंट्री होती है इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना की। देखिए, इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना जो बैंक का कोर सॉफ्टवेयर है ना, उसको नहीं छेड़ता, बल्कि उस सॉफ्टवेयर के ऊपर एपीआईज बनाता है। बैंक्स ज्यादा से ज्यादा अपने आप को मॉडर्नाइज कर सके विदाउट टचिंग द लीगेसी सिस्टम, द कोर सिस्टम। आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। एक बैंक है, आज के दिन में वहां पर सिर्फ बेसिक फंक्शंस होते हैं, यानी पैसा आप देख सकते हैं उनकी इंटरनेट बैंकिंग पे और आप अपनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वो बैंक चाहता है कि उनके जो कस्टमर्स है ना, हम उनको जल्दी जल्दी लोन दे सके, रियल टाइम में लोन दे सके। तो उनको अपना जो एग्जिस्टिंग इंटरनेट बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है उसे अपडेट करना पड़ेगा। वो जाएंगे इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना के पास कि हमारे लिए एक एपीआई बना दीजिए जो हम एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर ही इंप्लीमेंट कर दें, और कल से जो हमारी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है ना, उसके अंदर हमारे कस्टमर्स को लोन लेने की सुविधाएं नजर आने लग जाए। ऐसी एपीआई इंटेलेक्ट ने ऑलरेडी डिजाइन कर रखी है। वो अपना सॉफ्टवेयर उनको बेच देंगे। इंप्लीमेंट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, मॉडर्नाइज करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अगर वो बैंक टीसीएस के पास जाता और बोलता कि हमारा जो बैंक्स का सॉफ्टवेयर आपने डेवलप कर रखा है उसे चेंज कीजिए, वो चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक एपीआई को एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर इंस्टॉल करना उतना मुश्किल नहीं होता, जिसकी वजह से बैंक्स कंसीडर करते हैं इंटेलेक्ट जैसे प्रोडक्ट्स को, जहां पर उनको एफिशिएंसी मिलती है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि यही काम टीसीएस या इंफोसिस क्यों नहीं कर सकता? देखिए, जो टीसीएस और इंफोसिस का बिजनेस मॉडल है ना, वो सर्विस बेस्ड बिजनेस मॉडल है। वो प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं करते। अगर यही बैंक टीसीएस के पास जाता है और कहता है कि हमें मॉडर्नाइज कीजिए, तो टीसीएस के पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो उस बैंक के सॉफ्टवेयर के अंदर 2 महीने में इंप्लीमेंट हो जाए। टीसीएस कहेगा कि हमको 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए, ताकि हम डेडिकेटेडली आपके लिए एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर लिख सके, उसके बाद उसे इंप्लीमेंट कर सके।
इतना टाइम बैंक्स के पास होता नहीं है। इसके अलावा टीसीएस जब नया कोड लिखेगा ना, तो उसमें एक रिस्क भी है, एग्जीक्यूशन का रिस्क, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग कोड को चेंज कर रहे हैं, है ना। इसीलिए बैंक नहीं चाहेगा इतना बड़ा रिस्क लेना, और वो एक प्रोडक्ट कंपनी के पास जाएगा। एपीआई के बहुत सारे फायदे हैं, जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट हो जाता है। उसके बाद आप पीस मील अप्रोच ले सकते हैं, यानी आज के दिन हम सिर्फ मॉडर्नाइज करना चाहेंगे पेमेंट्स को, ठीक है, वो इंप्लीमेंट हो गया। उसके बाद हम मॉडर्नाइज करना चाहेंगे सिर्फ लोन डिसबर्सल को, वो भी इंप्लीमेंट हो गया। तो बैंक्स स्टेप बाय स्टेप अपने आप को मॉडर्नाइज कर सकते हैं, रादर देन टेकिंग अ होलसम अप्रोच। इसके अलावा मुझे समझ में आता है कि इंटेलेक्ट के पास एक और मोट है, वो है इनकी डोमेन एक्सपर्टीज। ये फोकस करते हैं सिर्फ बैंकिंग क्लाइंट्स पे, थोड़े बहुत इंश्योरेंस क्लाइंट्स पे या फिर वेल्थ मैनेजर्स के ऊपर भी ये फोकस करते हैं, लेकिन जो प्राइमरी कस्टमर्स हैं वो बैंक्स हैं, और बैंक्स आर वन ऑफ द मोस्ट रेगुलेटेड इंडस्ट्री अक्रॉस द वर्ल्ड। इसीलिए अगर कोई बैंक अपने आप को मॉडर्नाइज करना चाहता है ना, तो वो ऐसे ही किसी कंपनी के पास जाता है जिस कंपनी के पास एक्सपीरियंस है। जैसे इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना के पास 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो डोमेन एक्सपर्टीज होने की वजह से एक मल्टीप्लायर इफेक्ट भी उनको मिलता है। एक बैंक के बाद दूसरा बड़ा बैंक इनको अप्रोच करता है, फिर उसके बाद और उससे बड़ा बैंक इनके पास अप्रोच करता है। जबकि कोई नई कंपनी आएगी, उसके पास ये डोमेन एक्सपर्टीज आने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब बात करते हैं इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना किस तरीके से रेवेन्यू कमाता है। देखिए, 50% ऑफ देयर रेवेन्यूज आर सर्विस रेवेन्यूज, यानी इंटेलेक्ट एक बैंक के पास जाती है और अपना जो एपीआई है उसको इंप्लीमेंट करती है। उसमें 1 महीना लगता है, 2 महीना लगता है। तो जो बैंक है ना, वो कितने लोग यूज हुए उस प्रोजेक्ट के अंदर, उसके हिसाब से आपको सर्विस रेवेन्यू देती है। यानी आपके पास जितने नए प्रोजेक्ट्स आएंगे उतना ज्यादा सर्विस रेवेन्यू बढ़ेगा। ये वही तरीका है जिससे टीसीएस या इंफोसिस जैसी कंपनीज अपना मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू कमाती हैं। हेड काउंट जितने होंगे, जितने लोग उस प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करने के लिए यूज होंगे, उतनी ही बिलिंग होगी, उतना ही आप प्रॉफिट कमाएंगे। हाउएवर, इस बिजनेस में समस्या ये है कि यहां पर मार्जिन्स बहुत ज्यादा हाई नहीं होते, और यहां पर जो रेवेन्यू है ना, वो बहुत ज्यादा लंपी होता है, क्योंकि जितने नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, जिस क्वार्टर में मिलेंगे, उस क्वार्टर में ही आपको रेवेन्यू भी मिलेगा। इस वजह से ये रेवेन्यू मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, और ये रेवेन्यू बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का रेवेन्यू है। 2 महीने के लिए आपको मिलेगा, फिर उसके बाद मिलना बंद हो जाएगा जैसे ही वो एपीआई इंप्लीमेंट हो गया। तो सर्विस रेवेन्यू के ऊपर हमको फोकस नहीं करना, हमको फोकस करना है दूसरे टाइप ऑफ रेवेन्यू पे, वो है लाइसेंस लिंक्ड रेवेन्यू। अब लाइसेंस लिंक्ड रेवेन्यू क्या है? देखिए, आप किसी भी बैंक को अपना एपीआई बेचते हैं, ठीक है, वो बैंक उस एपीआई को यूज करने के लिए आपको एक लाइसेंसिंग फीस देता है, 1 टाइम की लाइसेंसिंग फीस है, ठीक है। तो आपने ऑलरेडी अपना प्रोडक्ट बना दिया और उसे डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के पास जाकर बेच रहे हो, तो आपका एडिशनल खर्चा तो हर बार हो नहीं रहा, है ना, क्योंकि आपने प्रोडक्ट एक बार बना दिया, अब उसी प्रोडक्ट को आप डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स को बेच रहे हो, है ना। तो जैसे जैसे आपके क्लाइंट्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपका रेवेन्यू बहुत रैपिडली बढ़ता है, आपके मार्जिन्स बहुत रैपिडली बढ़ते हैं। इसके बाद बैंक ने एक बार लाइसेंस ले तो लिया, उस लाइसेंस को हर साल रिन्यू करवाने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस देगा। हर साल आपके पास सब्सक्रिप्शन चार्जेस आएंगे, यानी इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना के आज के दिन में जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, वो इनको रेगुलरली सब्सक्रिप्शन चार्जेस देते हैं हर साल, ठीक है। इसके अलावा आप एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कमाते हैं, यानी वो जो एपीआई आपने इंप्लीमेंट कर रखा है उसकी भी तो मेंटेनेंस चाहिए, वहां पर भी तो टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, या उसको बार बार अपग्रेड करना पड़ता है, या फिर रेगुलेटरी कोई भी चेंजेस आती हैं तो उसकी वजह से सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ता है। इसकी वजह से आपको मिलते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। अब ये एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस और सब्सक्रिप्शन चार्जेस ये हर साल आपको मिलते हैं, ये होता है एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, ARR। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रेवेन्यू है जिसके ऊपर आपको नजर बना के रखनी है। ये है कंपनी का आज के दिन में ग्रोथ ड्राइवर। मैं इसको ग्रोथ ड्राइवर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर मार्जिन्स हाई हैं। आपको हेड काउंट के हिसाब से मार्जिन्स नहीं मिलेंगे, आपको मार्जिन्स मिलेंगे टाइम के हिसाब से। तो इस वजह से किसी कंपनी के पास अगर बहुत सॉलिड प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स वो ऑलरेडी डेवलप कर चुका है, और वो अलग अलग बैंक्स के पास जाकर आपको बेचने हैं, तो आपके जो ग्रोस मार्जिन्स होते हैं वो बहुत हाई नजर आते हैं, है ना। इस वजह से इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना जैसी कंपनीज एक ऑपरेटिंग लेवरेज के ऊपर बैठी है, क्योंकि इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स ऑलरेडी डेवलप कर लिए हैं। अब इनको जो R&D पे खर्चा होना था वो हो चुका, अब इनको सिर्फ वो प्रोडक्ट्स जाके मार्केट करने हैं, बेचने हैं। जैसे ही नया क्लाइंट आएगा, इनकी कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगी,
है ना। इनका सिर्फ इंक्रीज होगा रेवेन्यू, जिसकी वजह से कंपनी के जो ओवरऑल मार्जिन्स हैं वो एक्सपेंड होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ साल पहले तक ये जो लाइसेंस लिंक रेवेन्यूज हुआ करते थे ना, ये 40% के आसपास हुआ करते थे 1-2 साल पहले। अब इनका कंट्रीब्यूशन लगभग 50% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू हो गया Q2 FY26 के अंदर। मैनेजमेंट ने बताया कि 1000 करोड़ का रेवेन्यू तो हमारा एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू है। यानी अगर हमको सपोज कीजिए कि एक भी नया क्लाइंट नहीं मिलेगा फ्यूचर के अंदर, तो भी हम 1000 करोड़ तो हर साल कमाते ही रहेंगे, क्योंकि हमने अपने एपीआई सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रखे हैं। समझे? तो दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ रेवेन्यू जिसके ऊपर हमें फोकस करना है। जैसे जैसे कंपनी के रेवेन्यू मिक्स में एआरआर की परसेंटेज बढ़ेगी, वैसे वैसे कंपनी के मार्जिन्स और ज्यादा बढ़ेंगे। पिछले 3-4 साल में हमको मार्जिन्स कंपनी के बढ़ते हुए भी नजर आए हैं। और मेन इन्वेस्टमेंट थीसिस अगर कोई आदमी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो वो यही है कि फ्यूचर में भी मार्जिन्स ऐसे ही एक्सपेंड होते रहेंगे, जैसे जैसे एआरआर रेवेन्यू की परसेंटेज बढ़ती जाएगी बिजनेस मिक्स के अंदर। अब सवाल उठता है कि कंपनी अपना रेवेन्यू किस तरीके से एक्सपेंड करेगी, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कंपनी के। देखिए, सबसे बड़ा तरीका कंपनी का होने वाला है क्रॉस सेलिंग। ऑलरेडी इनके पास बहुत सारे बैंक्स क्लाइंट है। इन क्लाइंट्स के पास जो ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं ना, वो बहुत लिमिटेड सर्विसेज दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक इनका नया क्लाइंट है जो सिर्फ अपने पेमेंट की सर्विसेज को मॉडर्नाइज करवा रहा है। दूसरा बैंक है वो सिर्फ अपनी लोन की सर्विसेज को मॉडर्नाइज करवा रहा है। लेकिन यही जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है ना, ये इंटेलेक्ट की दूसरी सर्विसेज को भी ऑनबोर्ड कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। यानी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स नई नई सर्विसेज ले रहे हैं फ्रॉम इंटेलेक्ट। दैट इज द बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट। बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि आपको नए कस्टमर्स एक्वायर करने के लिए कोई खर्चा नहीं करना पड़ रहा। जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो आज के दिन में आपको 100 रुपए दे रहे हैं, अगर वो एक और मॉड्यूल इंप्लीमेंट करवाते हैं तो वो आपको 200 रुपए देने लग जाएंगे। आपका एआरआर एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू भी इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। देखिए, बैंक्स के साथ समस्या क्या होती है ना, कि बैंक्स किसी के ऊपर ना एकदम भरोसा नहीं करते, वो आहिस्ता आहिस्ता भरोसा करते हैं। इसीलिए जब भी वो इंटेलेक्ट जैसी कंपनी की सर्विसेज लेते हैं ना, तो उनसे सिर्फ एक मॉड्यूल को मॉडर्नाइज करने के लिए कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो 2 मॉड्यूल मॉडर्नाइज करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता 3, 4, 5, 6। यानी जैसे जैसे आपके रिलेशनशिप विद बैंक बढ़ते हैं ना, तो वही बैंक आपको ज्यादा रेवेन्यू देने लग जाता है। दूसरा तरीका होने वाला है रेवेन्यू एक्सपेंड करने का, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। इंटेलेक्ट की बहुत सॉलिड पोजीशन है इन मिडल ईस्ट, अफ्रीका, इंडिया और यूरोप के अंदर। अब कंपनी आहिस्ता आहिस्ता रैपिडली एक्सपेंड कर रही है टुवर्ड अमेरिका, कनाडा के अंदर, यूएसए के अंदर। अब इनके क्वालिटी ऑफ कस्टमर्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। यूजुअली जब कंपनी शुरू हुई थी तो इनके जो कस्टमर्स थे वो टीयर 2 बैंक से या टीयर 3 बैंक से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ऑनबोर्ड कर रहे हैं बड़े बैंक्स को, टीयर 1 बैंक्स को, है ना। कंपनी ने यूरोप में ऑलरेडी बहुत सारे बैंक्स के अंदर अपने सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किए हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो अमेरिका के अंदर क्लाइंट्स पकड़ रहे हैं। मैनेजमेंट कह रही है कि शायद अमेरिका की पोटेंशियल 1000 करोड़ रेवेन्यू की है अगले 3-4 साल में। यूरोप की भी पोटेंशियल 1000 करोड़ रेवेन्यू के आसपास है। मिडल ईस्ट की और अफ्रीका की पोटेंशियल लगभग 800 करोड़ के आसपास। इसके अलावा जो एपेक रीजन है वहां पे भी 800 करोड़ के आसपास हम रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 4-5 साल के अंदर। यानी एक सिंगल ज्योग्राफी के ऊपर कंपनी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, इनके पास हर जगह से रेवेन्यू आ रहा है। इंडिया के अंदर भी इवन आरबीआई इनका क्लाइंट है ना। आईडीएफसी जैसे बैंक या यस बैंक जैसे बैंक इनके क्लाइंट्स हैं। तो कंपनी आहिस्ता 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 अपने क्लाइंट्स की लिस्ट बढ़ा रही है डिफरेंट ज्योग्राफी के अंदर जाके। यहां पर एक बात और समझिएगा, क्वालिटी ऑफ क्लाइंट्स भी बढ़ रहे हैं। आपके पास बड़े ऑर्डर आ रहे हैं, एआरआर इनकम आपकी ज्यादा आ रही है, लंबी ड्यूरेशन के लिए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बड़ी डील्स आ रही हैं आपके पास। इसके अलावा अब आपके कस्टमर सिर्फ एक मॉड्यूल इंप्लीमेंट नहीं करवाते, वो मल्टीपल मॉड्यूल्स को आहिस्ता आहिस्ता इंप्लीमेंट करवा रहे हैं। तो क्वालिटी ऑफ डील्स भी बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपके मार्जिन भी एक्सपेंड होंगे। अब मार्जिन एक्सपेंशन की बात कर ही रहे हैं तो कंपनी के अंदर जो ऑपरेटिंग लेवरेज है उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, कंपनी ने पिछले 5-6 साल में R&D के ऊपर खतरनाक खर्चा किया है, जिसकी वजह से ये अपने नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर लॉन्च कर पाए हैं। eMACH.ai, पर्पल फैब्रिक, आई टर्मरिक, ये इनके फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं जो डेवलपमेंट करने के लिए ये बहुत ज्यादा खर्चा ऑलरेडी पास्ट में कर चुके हैं। ठीक है, और ये प्रोडक्ट्स अब बन चुके हैं, इन प्रोडक्ट्स को अब इन्हें बेचना है। ठीक है, जो खर्चा था वो ऑलरेडी हो चुका। अब जैसे जैसे खर्चे को आप रेवेन्यू में कन्वर्ट करोगे,
जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस बेचोगे, सब्सक्रिप्शन फीस आएंगी, ARR इनकम आएगी, सर्विस रेवेन्यू भी आएगा, वैसे वैसे कंपनी के पास ऑपरेटिंग लेवरेज आएगी, कंपनी के रेवेन्यू एक्सपेंड होंगे, मार्जिन्स और भी ज्यादा रैपिडली एक्सपेंड होंगे। आज कंपनी के मार्जिन जो 21, 22, 23% के आसपास लग रहे हैं, वो शायद 24, 25, 26% भी पहुंच सकते हैं। मैनेजमेंट ने कोई हार्ड एंड फास्ट गाइडलाइंस नहीं दी, लेकिन यूजुअली इस तरीके की कंपनीज में ऐसा ही होता है। जैसे जैसे उनके ऑपरेटिंग लेवरेज का उनको बेनिफिट होता है, उनके मार्जिन्स जस्ट एक्सप्लोड। तो इस केस में ऐसा जरूर पॉसिबल है अगले 4 साल में, 5 साल में या 6 साल में भी। मार्जिन्स बहुत तरीके से एक्सपेंड हो रहे हैं। आप एक ही बैंक को क्रॉस सेल कर रहे हो, उसकी वजह से भी मार्जिन्स एक्सपेंड हो रहे हैं। उसके बाद क्वालिटी ऑफ ऑर्डर्स इंप्रूव हो रहे हैं, उसकी वजह से भी मार्जिन्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो ट्रिगर्स हैं कंपनी के अंदर, ट्रिगर्स हैं कि उनका रेवेन्यू एक्सपेंड हो सकता है और उनका मार्जिन भी एक्सपेंड हो सकता है। डिमांड बहुत खतरनाक है। बैंकिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर जहां से आईटी कंपनी जैसे टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज बहुत हैवी रेवेन्यू कमाती हैं। तो इसीलिए टोटल एड्रेसेबल मार्केट कंपनी के लिए बहुत बहुत बड़ा है और ये मार्केट बहुत रैपिडली ग्रो हो रही है। अब जितने भी पुराने बैंक्स हैं ना, जिन्होंने अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं किया, वो या तो बंद हो रहे हैं या फिर मर्ज हो रहे हैं, और ये ट्रेंड अक्रॉस द वर्ल्ड प्ले आउट हो रहा है। तो आईटी सर्विसेज फॉर बैंक्स इज असेंशियल सर्विसेज, है ना। ये अब ऐसी सर्विसेज नहीं रही कि आप मन किया तो नहीं करवाओगे, ये अब एक असेंशियल सर्विस है। और जैसे जैसे एआई की सर्विसेज बढ़ेंगी, एआई और बेटर होगा और इंप्रूव होगा, वैसे वैसे हर बैंक को इंटेलेक्ट जैसी कंपनीज की हेल्प लेनी ही लेनी पड़ेगी। इसीलिए आई डोंट थिंक डिमांड इज अ बिग प्रॉब्लम हियर। अब बात करते हैं एआई की। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट, एआई इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट ग्रोथ ड्राइवर फॉर इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। ऐसा मैनेजमेंट इसलिए बोल रही है कि अकॉर्डिंग टू देम जो उन्होंने नए प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं ना, दैट आर अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। देखिए, एआई की इंप्लीमेंटेशन समझने के लिए ना आपको डिफरेंशिएशन समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो एआई आता है जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई होता है जैसे जो हम एलएलएम मॉडल्स आज के दिन में यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी टाइप। ये जो मॉडल्स होते हैं ना, ये बहुत जनरलाइज्ड मॉडल्स होते हैं। तो इसीलिए अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये मॉडल्स बहुत ज्यादा हेलुसिनेट भी करते हैं, यानी हम सवाल कुछ पूछते हैं और जवाब ये कुछ और देते हैं। तो इस तरीके के एआई मॉडल्स हम डायरेक्टली बिजनेसेस के अंदर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, है ना। तो अगर बिजनेसेस के अंदर एआई इंप्लीमेंट करना है ना, तो आपको एंटरप्राइज लेवल एआई इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब ये एंटरप्राइज एआई क्या होता है? जनरलाइज्ड सॉल्यूशन निकालने की बजाय आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशंस डिजाइन कर रहे हैं, दैट इज एंटरप्राइज एआई। यानी रादर देन गिविंग हिम जर्नल टास्क कि भाई पेमेंट करनी है आपको, आप पहले ही पेमेंट से रिलेटेड जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, बिजनेस पॉलिसीज हैं, रेगुलेटरी पॉलिसीज हैं, वो आप एआई को फीड करते हैं। और फिर आप एआई से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक ऐसा सोल्यूशन बताएंगे जिसे हम फ्यूचर में जाकर ऑडिट भी कर सकते हैं और क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आपने ठीक सोल्यूशन दिया था या नहीं दिया था। तो चांसेस ऑफ यू गिविंग द राइट सोल्यूशन इंक्रीजेस। इसीलिए बैंक्स के अंदर और जितने भी कंपनीज के अंदर अगर एआई इंप्लीमेंट होगा ना, तो वो एंटरप्राइज लेवल एआई इंप्लीमेंट होगा, वो जर्नलाइज्ड एआई इंप्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है। अब इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना की मैनेजमेंट कह रही है कि उनका जो पर्पल फैब्रिक प्रोडक्ट है, दैट इज एज गुड एज एनीबडी कैन गेट टुडे। वो अपने प्रोडक्ट को पेलेंटियर से कंपेयर कर रहे हैं कि हमने इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया है पिछले 6 साल में रिसर्च करके कि वो पेलेंटियर के टक्कर का है। पेलेंटियर आज के दिन में $300 बिलियन की कंपनी है। ठीक है। मैं उस आर्गुमेंट पे यकीन नहीं कर रहा, मैं नहीं मान रहा कि इनका प्रोडक्ट उतना एफिशिएंट है, लेकिन मैं ये जरूर मान रहा हूं कि शायद जो कंपनीज बैंक्स को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं, वहां पर दे आर द फ्रंट रनर्स। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और अगर ये सच्चाई है, अगर इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना ने जो प्रोडक्ट बनाया है दैट इज अमंग द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, जो बैंकिंग के अंदर इंप्लीमेंट हो सकता है, तो अगले कुछ सालों में कंपनी के पास बहुत धंधा आने वाला है। मैनेजमेंट तो ये कह रही है कि ये अपने एआई प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यूरोप के अंदर एक इन्वेस्टमेंट बैंक है या पता नहीं वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, वहां पर इंप्लीमेंट कर चुके। एक नॉर्वेजियन वेल्थ मैनेजर फंड है, उनके पास भी इंप्लीमेंट कर चुके। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, एआई प्रोडक्ट्स हैं, चैटबॉट्स हैं, वो ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं। क्या वहां से रेवेन्यू आ सकता है? ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। मैंने जो कंपनी की वैल्यूएशंस बनाई हैं वो डिस्पाइट एआई बनाई हैं,
यानी मैंने ये एज्यूम करते हुए बनाई है कि हो सकता है जो एआई के इनके प्रोडक्ट हैं वो अर्थ शैटरिंग प्रोजेक्ट्स नहीं है, वहां से बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं आने वाला। मैंने ये सोचते हुए जो वैल्यूएशन शीट बनाई है वो बनाई है। यानी मैं एआई से बहुत ज्यादा रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा अगले कुछ सालों में। हालांकि मैनेजमेंट ये कह रही है कि इस साल हम एआई के थ्रू 200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कर लेंगे, 4 साल में हम रेवेन्यू 1000 करोड़ के आसपास ले जाएंगे और पोटेंशियल शायद 5000 करोड़ के रेवेन्यू की है। अगर वो सच हो जाता है तो कोई भी डाउट नहीं है कि इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना का जो इन्वेस्टर है वो बहुत 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 ज्यादा पैसे कमाने वाला है। लेकिन हम एज अ इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करते हैं ना, तो मैनेजमेंट की सभी बातों के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। अगर कोई दवाई बनाने वाली कंपनी है और वो यूं कह रही है कि हम एक ऐसी दवाई बना रहे हैं जो कैंसर खत्म कर देगी, अच्छी बात है भाई, बनाओ, खूब खर्चा करो, लेकिन हम अपनी वैल्यूएशन उसके ऊपर बेस नहीं कर सकते कि इनकी दवाई आ जाएगी, ब्लॉकबस्टर भी हो जाएगी। हम इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। वो जिस दिन प्रोडक्ट आएगा उस दिन हम अब उनकी वैल्यूएशन दोबारा करेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे कंपनी के एआई के प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज होते हैं, वहां से ज्यादा रेवेन्यू आता है, वो इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नजर आने लग जाएगा। और वो अगर आ जाता है तो फिर हम कंपनी को दोबारा वैल्यूएट करेंगे। अब आते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस के ऊपर। देखिए, मैंने कंपनी की वैल्यूएशन ना ये सोचते हुए बनाई है कि कंपनी का बहुत बड़ा रेवेन्यू एआई से नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए जो रेवेन्यू ग्रोथ मैंने एज्यूम की है वो मैंने एज्यूम की है सिर्फ 14% की। हो सकता है कंपनी 15% से या 20% से भी ग्रो कर जाए। बहुत सारे एनालिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी शायद 20% से ग्रो कर सकती है, ठीक है। मैंने बहुत कंजर्वेटिवली इनकी जो ग्रोथ मानी है वो लगभग 14% के आसपास मानी है। उसके बाद एबिटा मार्जिन में एज्यूम कर रहा हूं कि शायद 2028 तक 24% हो जाएगा। बहुत ज्यादा एज्यूम नहीं कर रहा, हो सकता है कंपनी 26%, 27%, 28% भी एबिटा मार्जिन कर ले, वो डिपेंड करता है। लेकिन अगेन हियर मैं कंजर्वेटिव हो रहा हूं बहुत ज्यादा। उसके बाद देखते हैं कि कंपनी की आज पीई रेशियो क्या है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो जो कंपनी की मार्केट कैप है वो 13,500 करोड़ के आसपास है और कंपनी का जो पीई रेशियो है ना वो लगभग 33x के आसपास है। 33x पे कंपनी कैसी लग रही है, सवाल ये उठता है, ठीक है। अगर हम 24% मार्जिन मानते हैं और 14% ग्रोथ मानते हैं इनके रेवेन्यू की, तो जो कंपनी का पैट ग्रोथ है वो हम लगभग 20% के आसपास एज्यूम कर सकते हैं। बहुत कंजर्वेटिव फिगर है। अगर कंपनी का पैट 20% से ग्रो होता है, कंपनी की पीई रेशियो 33x के आसपास है, तो पैग रेशियो क्या हुआ, 33 डिवाइडेड बाई 20 यानी 1.67x। आज के दिन में कंपनी अराउंड 1.6x के आसपास मिल रही है पैग रेशियो। वो महंगा है या सस्ता है? बहुत महंगा नहीं है, बहुत सस्ता भी नहीं है। लेकिन अगर हम ग्रोथ एज्यूम करते हैं 20% और रेवेन्यू एक्सपेंड करना उम्मीद करते हैं 25%, तो वो पैग रेशियो घट के 1.25x आ जाती है, ठीक है। तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, कितने एग्रेसिवली वैल्यूएट कंपनी को कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कंपनी की पैग रेशियो क्या है। आज के दिन में अगर स्टैंडअलोन बेसिस पे मैं देखूं कंपनी को, तो मैं कहूंगा कंपनी फेयरली वैल्यूड है। अगर आपको कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर एग्जीक्यूशन का भरोसा है तो ये कंपनी फेयरली वैल्यूड है आज के दिन में। और शायद अगले 2-3 साल में आईटी साइकिल रिवर्स हो गई, अच्छा परफॉर्म करने लगी, तो कंपनी को शायद 40 का पीई, 50 का पीई, 60 का पीई भी मिल सकता है। एआई अगर इनका प्रोडक्ट क्रैक हो गया तो शायद कंपनी को और भी बेटर पीई मिल सकता है ना। बेयर केस में मैंने 30x का पीई लिया है, बुल केस में मैंने 40x का पीई लिया है और जो बेस केस है वहां पर मैंने 35x का पीई लिया है। बेयर केस में भी कंपनी 10-12% का रिटर्न तो बनाकर दे ही दे देगी, ठीक है। आज के दिन में ये एक्सपेक्टेशन है। लेकिन मैं ये बात आपको हमेशा बोलता हूं कि मेरी वैल्यूएशन सुन के आप बैंक की तरफ मत भागना या अपनी ज़ेरोधा की तरफ मत भागना खरीदने के लिए स्टॉक को। कभी भी किसी स्टॉक को पढ़ो तो अपना दिमाग लगाइए, उसके बाद ही किसी उस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। आई होप आपको बिजनेस समझ में आ गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस है। आज के दिन में इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं है जो डायरेक्टली एआई के प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही हैं। ये प्रोडक्ट कितने सक्सेसफुल हैं वो हमें टाइम के साथ पता चलेगा, है ना। लेकिन एटलीस्ट कोई ऐसी कंपनी है जो इस एआई रेवोल्यूशन का बेनिफिट उठा सकती है इंडिया के अंदर। हमारी ट्रेडिशनल आईटी कंपनी नहीं है ये, समझ गए। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।